तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजी 508 का आप लोगों को 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, मैसेज करके आप उसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है मौखिक एवं गैर मौखिक संचार के बीच अंतर। मौखिक एवं गैर मौखिक संचार के बीच अंतर बोला है डिफरेंट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन और बार बार एग्जाम पूछता भी है। यदि अंतर नहीं पूछेगा तो सिर्फ पूछ देगा वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है या तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन विचार और भाषा का उपयोग होता है। वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वह क्या होता है, विचार और भाषा का उपयोग होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल संवाद में भाषा के बिना भी संवाद होता है। ठीक है, देखिए जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें विचार और भाषा का उपयोग किया जाता है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें भाषा के बिना ही विचार किया जाता है, मतलब इसमें इशारा से कार्य किया जाता है। ठीक है, किसी संकेत के माध्यम से। चलिए अभी आप लोग समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं दोनों में अंतर, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अंतर। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इसमें हम शब्दों का उपयोग करते हैं ताकि हम अपने विचारों और भावनाओं को साझा कर सके। वर्बल कम्युनिकेशन में हम शब्दों का उपयोग करते हैं ताकि हम अपने विचार और भावनाओं को साझा कर सके। जैसे हम आप इस समय क्या कर रहे हैं, अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि आप लोग हमारे विचार और भावनाओं को समझ सके, हम अपने विचार और भावनाओं को साझा कर सके आप लोगों के पास। तो यह क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। नॉन वर्बल में क्या हो गया, इसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते बल्कि चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, हस्तक्षेप, आंखों की गतिविधि से सही अर्थ निकालते हैं, मतलब संकेत के माध्यम से, इशारे के माध्यम से। ठीक है, तो वह क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। समझिएगा वर्बल और नॉन वर्बल में, पहले समझ लिया वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो देखिए जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें विचार और भाषा का उपयोग करके दूसरों के सामने अपनी बात को रखा जाता है। ठीक है, सीधी बात है, समझिएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है इसमें भाषा के बिना, किसी शब्द के बिना हम लोग अपने विचार को क्या करते हैं, दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये होता है नॉन वर्बल। वर्बल में भाषा का उपयोग किया जाता है। तो हमने पहला अंतर बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है इसमें शब्दों का उपयोग करते हैं ताकि अपने विचार और भावनाओं को साझा कर सके। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, हस्तक्षेप, आंखों की गतिविधि से सही अर्थ निकालते हैं। ठीक है, तो यह हो गया पहला अंतर। दूसरा पॉइंट है, इसमें शब्दों का सीधा अर्थ होता है और व्यक्ति को विचारों को सही से समझने में मदद होता है। जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे शब्द से अब मेरे विचार को आसानी से समझ लेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, किस टॉपिक पे बोल रहा हूँ। लेकिन यदि मैं इशारे के माध्यम से बोलूंगा तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन होगा। तो देखते हैं, इसमें हम व्यक्ति के भावनाओं, मानसिक स्थिति या उसके अवस्थान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, व्यक्ति के भावनाओं, मानसिक स्थिति व उसके अवस्थान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें लिखित रूप में ईमेल, पत्र, रिपोर्ट या उच्चारित रूप में बोली जाने वाली भाषा भी हो सकती है। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें लिखित रूप में ईमेल, पत्र, रिपोर्ट या उच्चारित रूप में बोली जाने वाली भाषा भी हो सकती है। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें चेहरे की मुस्कान, आंखों की चमक, हाथों की गतिविधि, शरीर की भाषा आदि के रूप में होता है। ठीक है, तो यही था वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अंतर। तो समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता रहा हूँ, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर में, सॉरी, एक नंबर वाला तो खत्म हो गया, एक नंबर वाला जो क्वेश्चन आता तो 3 नंबर में आएगा। और अभी इस वीडियो के बाद आप लोगों को एक नोटिस भी दिया जाएगा कि आप लोगों को एग्जाम कब से होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग शब्दों का उपयोग करते हैं, भाषाओं का उपयोग करके अपनी विचारों और भावनाओं को साझा करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता बल्कि चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, हस्तक्षेप, आंखों की गतिविधि से सही अर्थ निकालते हैं। जैसे किसी को बुलाना है तो बुलाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इशारा करके बुलाते हैं कि इधर चले आओ। ठीक है, और इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इशारों के माध्यम से जब कार्य करेंगे तो होता है नॉन वर्बल, और बोल के करेंगे तो होता है वर्बल। ठीक,
जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें शब्दों का सीधा अर्थ होता है, इसलिए सबको आसानी से समझ में आ जाता है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें शब्दों का सीधा अर्थ नहीं होता, इसलिए आसानी से समझ में नहीं आता। वर्बल कम्युनिकेशन लिखित रूप में भी हो सकता है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, या चेहरे की मुस्कान, आंखों की चमक, हाथों की गतिविधि, शरीर की भाषा आदि के रूप में होता है। तो यह था वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं से किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे मैसेज करके बता सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी परेशानी हो तो वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नवाचार का क्या उद्देश्य है? नवाचार का उद्देश्य क्या है? ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनोवेशन। तो देखिए इसका सिर्फ उद्देश्य पूछा है, लेकिन हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, इसका विशेषता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका उद्देश्य पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि इनोवेशन होता क्या है। तो देखिए इनोवेशन, इनोवेशन मतलब समझिएगा, इनोवेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? नवाचार। नवाचार, ठीक है, नवाचार ये देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, नव या नवा बोल सकते हैं, या चार, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है परिवर्तन, और नव का मतलब होता है नया। तो किसी भी चीज में नई परिवर्तन लाने की जो प्रोसेस होती है, किसी भी चीज में नया परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? नवाचार कहलाता है। किसी भी चीज को नया करना क्या कहलाता है? नवाचार कहलाता है, ठीक है। नवाचार मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे रोज खाना बनता है, ठीक, रोज दाल बन रहा है, दाल बन रहा है, तो मान लीजिए दाल में रोज नमक तेज हो जा रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दाल में रोज नमक तेज हो जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे? दाल में कम नमक डालेंगे, तो उसमें क्या कर दिया हमने? परिवर्तन कर दिया। क्या किया? परिवर्तन कर दिया। यही जो परिवर्तन है वही क्या कहलाता है? यही नवाचार है, ठीक है। किसी भी वस्तु में परिवर्तन, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फोन के माध्यम से, ठीक है, अपना फेस नहीं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं क्या करूंगा? बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, तो मैंने एक परिवर्तन कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? वह नवाचार हो जाएगा, ठीक है। नया परिवर्तन या परिवर्तन, ठीक, समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। इनोवेशन का अर्थ होता है नई खोज, नई पद्धति, नई बात, नई प्रक्रिया, या किसी काम को करने के लिए कोई नया तरीका। जब हम किसी काम को करने के लिए कोई नया तरीका खोजते हैं या इजाद करते हैं तो उसे इनोवेशन कहते हैं, ठीक है। तो इनोवेशन यही होता है। इनोवेशन का अर्थ होता है कि कोई नई खोज, नई पद्धति, नई बात या नई प्रक्रिया, या किसी काम को करने के लिए कोई नया तरीका जब हम खोजते हैं या इजाद करते हैं तो उसी को इनोवेशन बोला जाता है, ठीक है। मान लीजिए मैं आप लोगों को कॉपी पे लिखकर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्या करूंगा कि डायरेक्ट मैं आप लोगों को पीपीटी पे पढ़ाऊंगा। पीपीटी पढ़ाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? वह आप लोगों का हो जाएगा नवाचार, क्योंकि मैंने कुछ परिवर्तन कर दिया, कुछ प्रोसेस में बदलाव कर दिया। तो देखिए नवाचार का मतलब होता है परिवर्तन। नवाचार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। नवाचार का मतलब परिवर्तन। चलिए देखते हैं इसका विशेषता। नवाचार किसी भी चीज में परिवर्तन लाना है। नवाचार क्या होता है? किसी भी चीज में परिवर्तन लाना नवाचार है। किसी भी चीज में परिवर्तन लाना नवाचार है, भाई नवाचार है। इसको नव परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। नया परिवर्तन के नाम से भी इसे जाना जाता है। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें कुछ नया किया जाता है। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें कुछ नया किया जाता है। नवाचार के बाद किसी वस्तु में नई विशेषता पाई जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सब्जी बन रहा है, तो सब्जी में थोड़ा सा और अच्छे से मसाला डाल देंगे, कुछ और उसमें इम्प्रूवमेंट कर देंगे, कुछ और डाल देंगे, सुधार करेंगे, तो उसका स्वाद जो है वो और बढ़ जाएगा, तो उसमें कुछ नई विशेषता आ जाएगी। तो यही क्या है? नवाचार के बाद किसी वस्तु में नई विशेषता आ जाती है। समझ में आ गया आप लोगों को? अगला पॉइंट है नवाचार का प्रयोग करके चीजों में सुधार लाने, नवाचार का प्रयोग चीजों में सुधार लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सब मिला जुला कर किसी भी चीज में परिवर्तन लाना ही नवाचार होता है। ये बात समझिएगा आप लोग। नवाचार यदि नहीं कुछ याद आए तो लिखिएगा परिवर्तन। नवाचार का आशय है परिवर्तन, नया परिवर्तन, ठीक है। किसी भी चीज में जब परिवर्तन करते तो वह होता है नवाचार। चलिए देखते हैं इसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य देखते हैं। नवाचार का बहुत ही सारा उद्देश्य है। पहला है सॉल्विंग प्रॉब्लम। सॉल्विंग प्रॉब्लम मतलब समस्या के समाधान के लिए। तो नवाचार का उद्देश्य विभिन्न समस्याओं का समाधान करना है। जो व्यक्तियों, समुदायों या समृद्धि की दिशा में समस्या पेश करते हैं उनमें क्या करना है? सुधार करना है। इसमें चुनौतियों को रचनात्मक और प्रभावी इसमें जो चुनौती है उनको रचनात्मक और प्रभावी समाधान ढूंढना, जीवन को आपस में अधिक कुशल बनाना शामिल होता है, ठीक है। मतलब पहला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? जैसे किसी भी चीज से आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई चीज है आपको प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए मैं पीपीटी इससे पढ़ा रहा हूँ कॉपी पे लिख के, इससे पढ़ने में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग कमेंट में
कमेंट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को पीपीटी से पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, परिवर्तन किया। तो यही जो परिवर्तन है क्या हो गया, इनोवेशन हो गया, क्या हो गया, नवाचार हो गया। तो ये सॉल्विंग प्रॉब्लम मतलब बोल रहा है कि नवाचार का उद्देश्य विभिन्न समस्याओं का समाधान करना है जो व्यक्तियों, समुदायों या समृद्धि की दिशा में समस्या पेश करती हैं उनके लिए। इसमें चुनौतियों को रचनात्मक और प्रभावी समाधान बनाना और जीवन को आसान और अधिक कुशल बनाना शामिल होता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इफिशियंसी। नवाचार का उद्देश्य नए नए और सुधारित प्रक्रियाओं, तकनीकों या प्रणालियों को पेश करके उनकी कुशलता को बढ़ाना है। इनोवेशन का उद्देश्य नए और सुधारित प्रक्रियाओं, तकनीकों और प्रणालियों का पेश करके कुशलता को बढ़ाना है। इससे कुशलता में वृद्धि होती है और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, आर्थिक विकास को बढ़ाना। तो नवाचार आर्थिक विकास का एक प्रमुख कुंजी है। कुंजी का मतलब क्या है, रास्ता है, चाबी ये बोल सकते हैं। ठीक है, नवाचार जो आर्थिक विकास का एक प्रमुख कुंजी है। इसमें नए उद्योगों, नौकरी के अवसरों और जीवन मानकों की समग्र सुधार होता है। ठीक है, इसमें उद्योगों, नौकरी के अवसरों और जीवन मानकों का समग्र सुधार शामिल होता है। अगला है फोस्टेरिंग कम्पिटिटिव। ठीक है, फोस्टेरिंग कम्पिटिटिवनेस। तो नवाचार करने वाले संगठन और देश वैश्विक बाजार मतलब विश्व बाजार, ठीक है, विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं। बदलते बाजार की गतिविधियों के अनुकूल बनने के लिए निरंतर नवाचार अत्यंत आवश्यक होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन था नवाचार का उद्देश्य बताइए। मैंने आप लोगों को बताया कि नवाचार क्या होता है, नवाचार की विशेषता मैंने बताया नवाचार का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को नवाचार क्या है जानते रहना है। उसके बाद आप लोग अपने से बनाकर भी इसको लिख सकते हैं कि नवाचार जो होता है किसी चीज में परिवर्तन लाना होता है। नवाचार का उद्देश्य होता है किसी वस्तु में परिवर्तन लाना, किसी समस्या का समाधान करना। ठीक है, किसी भी हमें अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए नवाचार को प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग उद्देश्य बनाकर लिख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को नवाचार का तो पता होना चाहिए। नवाचार का मतलब क्या होता है, नवाचार का मतलब क्या होता है, नवाचार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, प्रस्तुति कौशल, प्रेजेंटेशन स्किल क्या है। सॉरी, परिभाषित करे बोला है, तो पूरा डिटेल में हम लोग नहीं जानेंगे, सिर्फ जानेंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है। तो प्रस्तुति कौशल का मतलब होता है किसी वस्तु या जानकारी को अन्य लोगों को सामने प्रस्तुत करना। जैसे मैं अपने क्या कर रहा हूँ, अपनी जानकारी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे पास इस सभी की जानकारी है, तो मैं अपनी जानकारी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यही क्या है, यही प्रेजेंटेशन स्किल है, यही क्या है, प्रस्तुति स्किल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मंच पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। ठीक है, नीचे बहुत सारे लोग खड़ा हैं, तो आपके अंदर से जो भावना आ रही है, आप अपनी बात जो दूसरे के सामने शेयर कर रहे हैं, वही क्या है, वही प्रेजेंटेशन स्किल है। उसके लिए कई सारे स्टेप होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टेज पे जाने के बाद आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो यही प्रेजेंटेशन स्किल नहीं होगा। ठीक, तो प्रस्तुति कौशल का मतलब है किसी वस्तु या जानकारी को अन्य लोगों के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता। यह न केवल आपके विचारों या भावनाओं का सही और स्पष्ट तरीके से साझा करने की क्षमता है, बल्कि यह भी सुनने वालों को आपके विचारों को समझने में मदद करने के लिए संवेदनशीलता और बातचीत को समाहित करता है। मतलब कहने की यह है कि जैसे मान लीजिए आप कोई बात बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात बोल रहे हैं स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए। जैसे आप कोई बात बोल रहे हैं स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, तो आप जो बात बोल रहे हैं वह आपकी बात आप बोल रहे हुआ तो उनको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, उसको समझ में आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, उनके अंदर मोटिवेशन थोड़ा सा होगा। ठीक है, तो यही होता है कि जब भी हम लोग किसी के सामने अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम अपने विचारों और जानकारी को सही और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करें, ताकि जो सामने वाला है उसको भी आसानी से अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यही होता है प्रेजेंटेशन स्किल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, फील्ड डायरी के बारे में बताइए। तो देखिए एग्जाम पूछ देता है फील्ड डायरी के बारे में बताइए, लैब रिकॉर्ड के बारे में बताइए। तो इन सभी के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा अगला जो क्लास आएगा उसमें। ठीक है, तो इसमें फील्ड डायरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक बात, मैंने यहाँ पर डायरी की जगह कहीं पर डेयरी भी लिख दिया है, तो आप लोग उसको डायरी पढ़िएगा। ठीक, तो फील्ड डायरी क्या होता है, तो फील्ड डायरी देखिए एक डायरी होता है। ठीक है, जो हमारे फील्ड के बारे में सभी, जिसके अंदर फील्ड के बारे में सभी जानकारी दी होती है कि हमने कौन सी फसल की बुआई की है, वह फसल कब कटेगी, कितना दिन हुआ बुआई हुए, कौन कौन सा उसमें खाद डाला गया, पानी डाला गया, कितने मजदूर लगे हैं, उनका कितना वेतन दिया गया है, कितना वेतन नहीं दिया गया है,
कौन क्या कार्य करता है, क्या कार्य करता है, क्या नहीं करता है, कौन कहाँ पर किस टाइम कार्य करता है, इन सभी का क्या लिखा रहता है, एक डायरी में लिखा जाता है। वही जो डायरी होती है उसी को फील्ड डायरी बोला जाता है। ठीक, तो फील्ड डायरी क्या होता है, तो फील्ड में किए गए कार्यों की जानकारियों को जब एक डायरी में लिखा जाता है तो उसी को फील्ड डायरी कहते हैं। फील्ड में किए गए कार्यों को जानकारियों को जब किसी एक डायरी में लिखा जाता है तो उसी को फील्ड डायरी बोला जाता है। यह बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। यह क्या होता है, एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उसमें लिखा जाता है। जिसमें क्या लिखा जाता है, जो भी डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं फील्ड से उसको लिखा जाता है। लेखा जोखा करने वाले व्यक्ति फील्ड से संबंधित डाटा को फील्ड में लिखते हैं। वहां पर एक लेखा जोखा करने वाला व्यक्ति होता है, लिखने वाला व्यक्ति होता है, जो क्या करता है फील्ड में जो भी डाटा है उसको क्या करता है उस डायरी में लिखता है। ठीक, फील्ड डायरी देखिए मैं बोले फील्ड डायरी जो है खोज करता, अनुसंधान करता, लेखा जोखा करने वाले व्यक्ति के लिए कौन कहाँ कैसे बताने में सहायता करता है। मतलब कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, किस टाइम किसका कौन सा काम है, यह बताने में सहायता करता है कौन, फील्ड डायरी। ठीक, अगला फील्ड डायरी लिखने के लिए कोई एक विशेष प्रकार का फॉर्मेट नहीं है। देखिए जो हमारा फील्ड डायरी होता है उसको लिखने का एक विशेष कोई किसी प्रकार का फॉर्मेट तो नहीं है, लेकिन जब भी उसे लिखना चाहिए तो क्रम से लिखना चाहिए, नहीं कि कहीं पर यहाँ पर लिख दिए तो यहाँ पर ऊपर लिख दिए, कहीं नीचे लिख दिए, कहीं दूसरे पेज पर लिख दिए। तो जो भी हमें लिखना चाहिए वो क्रम से लिखना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट है फील्ड डायरी में कोई विशेष विवरण या कार्यों का लिखा जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पानी पीने जा रहे हैं तो वो भी फील्ड डायरी में लिख कर जाए कि हम पानी पीने जा रहे हैं, ऐसा नहीं। फील्ड डायरी में कोई विशेष विवरण हो उसको लिखना चाहिए, कोई विशेष कार्य हो उसको लिखना चाहिए। फील्ड डायरी में सभी का हिसाब भी होना चाहिए, सभी चीज का हिसाब होना चाहिए कि कौन कहाँ पर कितना खर्च कैसे हो रहा है। ठीक, तो यही है फील्ड डायरी। फील्ड डायरी क्या होता है, फील्ड में किए गए कार्यों की जानकारियों को जब एक डायरी में लिखा जाता है तो इसी को फील्ड डायरी बोला जाता है। यह एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उसमें लिखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं 4 क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और बहुत सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पिछले क्लासों में। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन है कि संज्ञा की पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के भेद लिखिए। क्वेश्चन ऐसा है कि पार्ट ऑफ स्पीच के क्या लिखिए, भेद लिखिए। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो उसके भेद लिखना है। ठीक है, तो बनावट के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में विभाजित किया गया है, 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा मैं आप लोग बता देता हूँ। देखिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी आप लोग जानते रहिए। कभी पूछता नहीं है लेकिन पूछ भी सकता है। ठीक, और पिछले वाले एग्जाम नहीं पूछा था लेकिन इसके पिछले वाले एग्जाम पूछा था, मतलब 3 साल पहले पूछा था पार्ट ऑफ स्पीच को। तो मैं बता दे रहा हूँ क्या पता पूछ ले। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, कितने भाग होते हैं, इसको 8 भाग होते हैं। वही जो आपने बचपन में पढ़ा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो यही होता है पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, 8 भेद होते हैं। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन। ठीक है, या प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन ऐसे होता है। तो कहीं कभी पूछ देता है नाउन क्या होता है। तो नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन ए प्लेस और थिंग। ठीक, मतलब कहना कि यह है कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। कभी कभी वो पूछ देता है नाउन कितने प्रकार का होता है, तो नाउन 5 प्रकार का होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसके बारे में देखिए मैं आप लोगों को जो इसमें फंक्शनल ग्रामर दिया है मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोगों को बताऊंगा नहीं। मैं सिर्फ इतना बता दिया कि कभी कभी ग्रामर पूछ देता है और बहुत कम पूछता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को कहीं से कोई भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सेमेस्टर से, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोगों को तुरंत उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा कमेंट देखने के बाद। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।